बिहार चुनाव में आरजेडी मात्र 25 सीट जीत पाई। जी हां, 243 में से मात्र 25 सीट आरजेडी ने जीता है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल जो राजद समर्थकों के साथ साथ पूरे बिहार की जनता के मन में कौंध रहा है, वो सवाल है कि तेजस्वी यादव का अब आगे क्या होगा, आगे राष्ट्रीय जनता दल का क्या होगा, लालू परिवार का क्या होगा आगे। क्योंकि जो आज की सबसे बड़ी खबर है लालू परिवार को लेके, वो ये है कि तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सियासत छोड़ने का फैसला लिया है और उन्होंने संजय यादव पे ये आरोप लगाया है कि उन्होंने पार्टी में परिवार में फूट डलवा दी है। तो इस पर हमारे साथ बात करेंगे आज आदित्य प्रकाश जी। आदित्य प्रकाश जी हमारे न्यूज रूम के प्रधान जी भी हैं। तो प्रधान जी, हमारे दर्शकों को आप समझाइए कि जो इस अब बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद तेजस्वी यादव के लिए आगे की राह क्या होगी। देखिए जयदीप, जो फिलहाल जो संकट है महागठबंधन पे, या यूं कह लीजिए कि इंडिया ब्लॉक पे, वो काफी गहराता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि लगातार आप हर राज्य में चुनाव हार रहे हो, और एक होता है हारना, आप वन साइडेड हार रहे हो। जैसे कहा जाता है ना कि दूसरी पार्टी वन साइडेड जीत रही है। चाहे दिल्ली की बात आप उठा लें, पिछले साल आप दिल्ली में हारे, इसी साल कुछ महीनों पहले, उसके बाद आप हार गए बिहार में। तो जो राहुल गांधी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो लग चुका है। अब हम बात करें बिहार की। बिहार में हमेशा से ही ऐसा देखा गया है कि 10 साल में, 5 साल में पहले सरकारें बदलती थी, फिर 90s से देखा गया है कि 15 साल लालू राबड़ी की सरकार रही, जिसमें जनता दल आरजेडी की सरकार थी, जिसमें बाद में 2000 के आसपास आके कांग्रेस पार्टी भी उस गठबंधन में शामिल हो गई जी। लेकिन इस समय आप लगातार देखिए, नीतीश कुमार छाए हुए हैं, पिछले 10 सालों से उनकी सरकार है और फिर से उनको जनाधार मिल गया। तो अब आप समझ सकते हो जयदीप कि लगातार 20 साल से कोई मुख्यमंत्री है, वो क्लीन स्वीप कर रहा है 20 साल बाद। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कि जनता के सामने आप विकल्प बन के सामने नहीं आ पा रहे हो। समझ रहे हैं? 20 साल कहा जाता है कि बहुत बड़ा लोकप्रिय नेता हो, यहां तक कि नेता छोड़ दीजिए, स्टेटमैन ही कोई क्यों ना हो, उसकी सरकार चली जाती है, एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल है वो छा जाता है। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, नीतीश कुमार जैसे कोई नया नेता उभर कर सामने आता है, तब जो उसे जनाधार मिलता है, तब जो शोहरत मिलती है, तब जो पॉपुलैरिटी मिलती है, तब जो उसको सीटें मिलती है, वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है तेजस्वी यादव पर भी और राहुल गांधी पर, कि राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह का कैंपेन कर रहे हैं, और राहुल गांधी के समर्थक काफी गुस्से में हैं कि हम आखिर इनको वोट कर रहे हैं, इन्हें जो उनके समर्थक हैं, क्योंकि एक बड़ा खेमा है जो कांग्रेस को सपोर्ट करता है मोरली। खास बात यह भी है प्रधान जी कि जब नीतीश कुमार पे ये नैरेटिव नीतीश कुमार को लेकर चलाया गया कि बीमार हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी की उम्र के हैं, हाँ, तरह तरह के नैरेटिव उनके लिए चलाए गए। हालांकि उनके मतलब जो विधानसभा में वो बोल रहे थे, कई छोटे छोटे क्लिप्स बार बार वायरल हो रहे थे उनके, जिसमें कुछ अभद्र बातें भी कहते नजर आ रहे हैं। ऐसा नैरेटिव भी चलाया गया, हालांकि कुछ हकीकत भी थी। लेकिन उसके बाद भी इस तरह का प्रदर्शन तेजस्वी यादव के लिए, आपको अगला 5 साल का तेजस्वी यादव का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, बहुत ही अधर्म है, क्योंकि एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए निश्चय, उनका एक लाइन है कि लड़ाई जो है ना, जो बाहरी लड़ाई है, इंसान का जो जीवन है, ये फलसफा है, लेकिन राजनीति में बहुत ज्यादा इस समय मौजू हो चुका है कि बाहर से जब आप लड़ते हो तो वो है खतरनाक, वो है मुश्किल, वो है चैलेंजिंग, लेकिन लड़ाई जब आपके भीतर से चल रही हो ना, तो वो आपको खत्म करके छोड़ती है। बिल्कुल। तो यहां स्थिति क्या है कि तेजस्वी अपने घर के भीतर भी लड़ रहे हैं। रोहिणी आचार्य ने आज परिवार को त्याग दिया, अपने पार्टी को त्याग दिया। आज अपनी पार्टी जहां वो लंबे वक्त से थी, आपको बता दूं कि ये रोहिणी आचार्य वही रोहिणी आचार्य हैं जो लालू यादव की दूसरी नंबर की बेटी है। उन्होंने अपनी किडनी दान की थी अपने पिताजी। और आपके बड़े भाई पहले ही पार्टी और सियासत, बड़े भाई पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, घर छोड़ चुके हैं, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने शपथ खाई है कि वो मर जाएंगे, गीता पर हाथ रखकर कसम खाई कि मर जाएंगे, वापस पार्टी में नहीं जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो विपक्ष है, विपक्ष में मैं खासकर 2 लीडर को यहां पे नाम लेना चाहूंगा। राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी की जो साख है
और जो उनका एक ऑरा है जो एक क्रिएट किया गया लोकसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बहुमत में नहीं आई। तो बिल्कुल, आप संविधान लेके घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप नैरेटिव अच्छी चला रहे हैं, बात बहुत है। अच्छी और बात है। आप हर जगह मुझे लगता है कि तार्किक बातें जब तक नहीं करोगे, आपको लग रहा है कि आप मंडल की राजनीति कर लोगे, आपकी पार्टी का जो पृष्ठभूमि है, उस आपकी पार्टी की जो पृष्ठभूमि है मंडल की नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मंडल की राजनीति के जो सबसे बड़े धुरंधर थे, जो लोग थे, जैसे कि मायावती की हम बात कर लें, बाकी वो लोग खुद आज हाशिए पे चले गए हैं। तो आपको जो समय बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, उस हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा। आप आर्मी में आप कह रहे हो कि सवर्ण भरे हैं, कितना लॉजिकल है? तो क्या आपको लगता है कि भारत का जनमानस या किसी भी देश का जनमानस, जब वहां के सेना पे आप सवाल खड़ा करोगे, तो जनता हमेशा देश के जो सिपाही हैं, जो सेना है, जो देश की सुरक्षा में मौजूद हैं, उनके साथ हैं। तो आपको पहले लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप इंटेलेक्ट बनने के चक्कर में अगर आप राजनीति करोगे तो वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। बिल्कुल, आपको ये सोचना होगा कि जब मैं चुनाव प्रचार में जाता हूं, बिल्कुल, तो मैं वहां सिर्फ जाके मछली ना पकड़ूं, मुझे सभाएं भी करनी होगी, मुझे लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि आप अगर मुझे सत्ता में बिठाते हैं तो मैं आपके हक की बात करूंगा, मैं आपके काम की बात जयदीप, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे नहीं पता चलता है कि इन लोग के सलाहकार कौन है। इन लोगों के सलाहकार ज्यादातर जो नाम निकल के आते हैं वो वही जेएनयू वाले हैं, जिनकी जो वहां वामपंथ में थे। वामपंथ को जो 3 राज्य के का एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती थी, वो तीनों राज्य उनके हाथ से निकल गया। वो वामपंथ आज कांग्रेस में सिर्फ नेतृत्व में आज बैठा हुआ है, तो वो उस पार्टी को भी बर्बाद करके रख देगा। दूसरी चीज है कि आज भारत में इतने सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है। जब देखो आईटी फील्ड में इतने करोड़ लोग काम कर रहे हैं, जब देखो तब ले ऑफ का सीन बन रहा है, आईटी फील्ड में जॉब नहीं है। अब उस पर आप बात कीजिए ना, बिल्कुल लॉजिकल बात कीजिए, आप जनता आपसे कनेक्ट होगी। आप जब तक जनता को एक विकल्प नहीं दोगे, बस हिट एंड रन से काम नहीं चलेगा। कभी हिट एंड रन मतलब किसी मुद्दे को उठा दिया फिर दौड़ के दूसरे मुद्दे पे आ गए। आपको लोगों से आई टू आई कांटेक्ट से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको तेजस्वी को ये साबित करना पड़ेगा कि अब हम जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और वो सारे ऐसे नेताओं को उतारना पड़ेगा जिनका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल दागदार नहीं। भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू से कोई है भी तो आपको उससे बेहतर विकल्प देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य, जाते जाते एक आखिरी सवाल, इसका जवाब आपको एक लाइन में देना होगा। तेजस्वी यादव के लिए एक लाइन में आप क्या सलाह देना चाहेंगे, तेजस्वी यादव को एडवाइस देना चाहेंगे? तेजस्वी यादव के लिए मेरा पहला जो सलाह है वो ये है कि पहले तो घर में जो इनफाइटिंग है उसको दूर करें, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है कि क्या कहते हैं, अखिलेश यादव की भी फैमिली है, वहां कम से कम 1 दर्जन नेता है, वो आपस में एक साथ रहते हैं, इनफाइटिंग नहीं है। पारिवारिक कलह सुलझाएं। दूसरा जो है ये है कि आपको धरातल पे उतरना होगा, विपक्ष में है, और जनता से जुड़े मुद्दों पे आप खुलकर सामने आइए, सरकार को घेरिए। और सरकार को, आपकी राजनीति है, सरकार को घेरना आपका फर्ज भी है, अच्छे से कीजिए। आप देखिए 5 साल बाद सरकार, यही जनता आपको सराखों पे बिठाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आदित्य ने अपना सुझाव तेजस्वी यादव को दे दिया है कि पहले आप अपना घर का झगड़ा सुलझाइए, परिवार को समेटिए, उसके बाद जो है मैदान में उतर के सीधे जनता से कनेक्ट कीजिए। लेकिन आप क्या सलाह देना चाहते हैं तेजस्वी यादव को? वही तेजस्वी यादव जो मात्र 25 सीटें ले आए हैं इस चुनाव में। आप अपनी सलाह जो है अपना कमेंट बॉक्स में दें, और जो भी आप तेजस्वी यादव के नाम मैसेज देना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में खुलेआम लिख सकते हैं। और आप बने रहिए इंडिया.com के साथ ऐसे ही मजेदार चर्चाओं के लिए। धन्यवाद।